हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे सन 2020 में हुए यूजीसी एनटीए नेट के हिंदी प्रश्न पत्र पर और इसे पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि नए पैटर्न पर आधारित किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला जो सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन दिया गया है काज, आखर, कान, वायु। सही जवाब है तद्भव शब्द नहीं है वायु। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है रूढ़ नहीं। ऑप्शन दिया गया है जलद, नाक, कान, पर। ठीक है, तो इसमें यौगिक पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द यौगिक है और रूढ़ नहीं है। ऑप्शन मैंने पढ़ा, इसमें सही जवाब है जलद। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन दिया गया है अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो इसका जो सही जवाब है अरबी। अगला प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। ऑप्शन दिया गया है पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अरबी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 10, 9, 8, 7। सही जवाब है 9। आप जानते हैं कि नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या कुल 84 है। ठीक है, तो इसमें से एक सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डूबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़ियाँ। ये किस काव्य की पंक्तियाँ हैं, किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन दिया गया है सरहपा, कढ़हपा, लुहिपा, डोम्बिप्पा। ठीक है, एक बार फिर से मैं पंक्तियों को पढ़ दे रहा हूँ। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़ियाँ। इसका सही जवाब है कढ़हपा की पंक्तियाँ हैं सब। ठीक है, आप जानते हैं कि कढ़हपा सिद्धों में सबसे उच्च स्थान रखने वाले और शिक्षित सिद्ध कवि थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, ये जो पंक्ति थी उन्हीं के काव्य से ली गई थी। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं। द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन है पुष्पदंत, हेमचंद, जैनाचार्य मेरुतंग, विद्याधर। तो इसका जो सही जवाब है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, बड़ा ही नया तरीके का प्रश्न पूछ लिया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। ध्यान से इस प्रश्न को आपने सुना होगा। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त। तो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता जो शीर्षक सुझाया था उनका नाम है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अनुमिति, विचारात्मकता, संवादात्मकता, आत्मव्यंजकता। तो इसका जो सही जवाब है वो है संवादात्मकता। बाकी जितनी भी विशेषताएं हैं सब निबंध की हैं। संवादात्मकता जो है ये कहानी विधा की विशेषता है। अगला जो प्रश्न है, त्रिशंकु के नाटककार हैं, त्रिशंकु के नाटककार हैं। ऑप्शन दिया गया है मुद्रा राक्षस, बृजमोहन शाह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। इसका सही जवाब है बृजमोहन शाह। और त्रिशंकु नाम से कहानी भी है और निबंध भी लिखा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो सही जवाब है ललित निबंधकार नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। तो इसका जो सही जवाब है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं और आप जानते हैं कि प्रथम उपन्यास की जब बात की जाती है तो इसका नाम सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन दिया गया है दूसरी तरफ, लाल पसीना, 7 नदियाँ एक समुंदर, वे दिन। इसका सही जवाब है 7 नदियाँ एक समुंदर में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है। अगला जो प्रश्न है,
सीता हरन तात जनि कहीं पिता संजाई, जौ मैं राम तव कुल सहित कहीं दसानन जाई। ये पंक्तियाँ उद्धरण, इसका जो उद्धृत किया गया इन पंक्तियों को पूछा जा रहा है। इसमें थोड़ा सा नए तरीके का प्रश्न है कि कौन सी ध्वनि है। ठीक है, सीता हरन तात जनि कहीं पिता संजाई, जौ मैं राम तव कुल सहित कहीं दसानन जाई। इसमें कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन दिया गया है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। तो इसका सही जवाब है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नदी नाले वन सहित सारी भूमि। उक्त किसका कथन है? एक बार फिर से मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले वन सहित सारी भूमि। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ये आप जब चिंतामणि भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें एक निबंध में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको हमें बताना है। ऑप्शन 1, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। ऑप्शन 2, अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। तीसरा ऑप्शन, प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। ऑप्शन 4, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो क्या है? ये जो चौथा ऑप्शन है ये एकदम से सही नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से उत्तर सही है ऑप्शन 4। बाकी जो ऑप्शन 3 है ये सब अरस्तु के कथन के बारे में सही है। ठीक है, बाकी जो चौथा ऑप्शन है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, क्या है? ये गलत है। और जिन लोगों ने प्लेटो और अरस्तु पर वीडियोज लेक्चर देखा होगा उनको ज़्यादा ये बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। ऑप्शन 2, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मत का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन 3, कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। ऑप्शन 4, कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है कि ऑप्शन जो 3 है ये क्या है? सही है। ठीक है, और बाकी जितने भी कथन हैं ये सब क्या है? गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? ऑप्शन दिया गया है अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा, लोकतंत्र। तो इसका जो सही जवाब है अलग मतदाता सूची। आप देखिए यहाँ पर नए तरीके से लिख दिया गया है, लेकिन आप इसको इतिहास में जब पढ़ेंगे पृथक निर्वाचन सन 1932 के आसपास में जो पूना पैक्ट इत्यादि हुआ था और उस समय गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद चल रहा था। तो देखिए इसको बात को कैसे नए तरीके से लिख दिया गया है, तो आप कन्फ्यूज न होइए। पृथक निर्वाचन का जो बिंदु है उसी को अलग मतदाता सूची यहाँ पर लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? ऑप्शन 1, विकेंद्रीयता, 2, केंद्रवाद, 3, विखंडनवाद, 4, स्थानीयता। तो इसमें से कौन सा नहीं है हमें बताना है। सही जवाब है केंद्रवाद। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? ऑप्शन 1, बालकृष्ण भट्ट, 2, बालमुकुंद गुप्त, 3, पद्म सिंह शर्मा कमलेश, 4, किशोरी दास वाजपेयी। तो आप जानते हैं कि बालमुकुंद गुप्त से इस शब्द पर डिबेट हो गया था अनिश्चितता के अर्थ को लेकर। इसका सही जवाब है बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? ऑप्शन 1, सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। तो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, मतलब उसके विचारधारा के अंतर्गत नहीं आती है। सही जवाब है इतिहास चक्र। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति किसका पालन करती है? ऑप्शन दिया गया है मुर्गे और तीतर, हिरण और मुर्गा, भेड़ और बकरी, गधे और ऊँट।
सही जवाब है मुर्गे और तीतर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसका कथन है? श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, मलयज। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान से सुनना है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। आप जानते हैं कि अमीर खुसरो का यह दोहा है और पूछा जा रहा है कि किस संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन है अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। मैंने हसरत पढ़ दिया है, यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। और चौथा ऑप्शन है अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। सही जवाब है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये कथन कहा गया था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। अगला जो प्रश्न है, ये भी पंक्ति दी गई है। पूछा जा रहा है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहले ध्यान में रखिए कि ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की कविता अंधेरे से ली गई हैं। ठीक है, अब इसके पंक्तियों के आधार पर कौन सा उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचन, असमंजस की स्थिति, आत्ममंथन। सही जवाब है असमंजस की स्थिति। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखिए, जयशंकर प्रसाद ने खुद अपनी रचना के बारे में भी कुछ बातों को कहा है, उससे प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर है कि धार्मिक असहिष्णुता की तरफ ये उनका संदेश नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? करम बीबी और सरफराज के बारे में बताना है कि किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। ये चार उपन्यास दिए गए हैं और किसके ये पात्र हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है जिंदगी नामा। आप जानते हैं कि ये सब जो भी उपन्यास लिए गए हैं सब कृष्ण सोबती के उपन्यास हैं, अपने दिमाग में रखिए। अगला जो प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास। और पूछा जा रहा है कि जो भी विकल्प दिए गए हैं उसमें से उपन्यास के पात्र नहीं है। ऑप्शन 1 बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, बीरपाल सिंह जाह्नवी, नंददास शिवचरण वैद्य। तो इसका जो सही जवाब है बीरपाल सिंह और जाह्नवी, ये मानस के हंस के पात्र नहीं है और बाकी जितना भी ऑप्शन में दिया गया है सारे पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। जैसे ही शिवपालगंज आता है तुरंत आप इसका आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन दिया गया है राग दरबारी, आधा गांव जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। तो सही जवाब है राग दरबारी। अच्छा देखिए, यहाँ पर पूर्वांचल एरिया का पूछ लिया है, तो आप ध्यान में रखिए कि इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। ये चारों जो ऑप्शन हैं ये सारे पूर्वांचल इलाके की रचनाएं हैं, तो इस तरीके से पूर्वांचल, पश्चिमांचल, ठीक है, इस तरीके से भी अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो जब भी रचनाओं को पढ़िए तो थोड़ा सा इस एंगल से भी देखने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? शकुन और डॉक्टर जोशी। ऑप्शन दिया गया है आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष, तिरछी बौछार। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि शकुन और डॉक्टर जोशी का अंतर संबंध किस उपन्यास में? सही जवाब है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास है, उसके ये पात्र हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ लिखी, लेकिन उसमें से एक कहानी को उठा लिया गया यहाँ पर प्रायश्चित। पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से पात्र हैं विकल्पों में जो नाम दिए गए हैं। पहला विकल्प है सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। तो इसका जो सही जवाब है सुबोध चंद्र और मदारी लाल।
ठीक है। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, विकल्प दिया गया है गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, छात्र धर्म का अभाव। तो स्कंदगुप्त के उदासीन होने का जो कारण नहीं है वो है छात्र धर्म का अभाव। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? ऑप्शन दिया गया है मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। सही जवाब है मनोज शंकर। अगला प्रश्न, एक कथन दिया गया है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो इस प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से सुनने की जरूरत थी। ये जो कोटेशन है पहले तो जगदीश चंद्र माथुर ने इसको दिया है और किसके संदर्भ में दिया है? ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। सही जवाब है उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में जगदीश चंद्र माथुर का कहना है कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। अगला प्रश्न है कि समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। ऑप्शन है द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य। तो सही जवाब है एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है इसमें समानांतर कथा प्रसंगों को आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, भूदेव मुखोपाध्याय। सही जवाब है शरद चंद्र। और ये प्रश्न न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा, इसलिए आप लोग भी इसे याद कर लिए होंगे, अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ऑप्शन दिया गया है अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। सही जवाब है आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? ठीक है, किस आलोचक की हैं? विकल्प दिया गया नंदुलाल वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि सन 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन 1, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। सही है। इंग्लैंड में से नवजात अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। ये भी बात क्या है? सही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। ये बात क्या है? गलत है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। आप जानते हैं कि हिंदी गद्य को लेकर इसमें 4 विद्वानों को रखा गया था, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंसान अलग खां। तो इस तरीके से जो ऑप्शन 3 है वो क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण, आप देख रहे हैं उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आ गया। ऑप्शन दिया गया च, त, ट, ज और इसके आधार पर फिर 4 विकल्प दिए गए। तो तालव्य वर्ण फिर से एक बार मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि तालव्य वर्ण कौन सा है इसमें। च, त, ट, ज। तो तालव्य जो तालु से जिसका उच्चारण हो तो च है और ज है और बाकी ये सब दोनों नहीं है। तो क्या है? दंत्य है और ट मूर्धन्य है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ए और डी। अब हम देखते हैं ए और डी कहाँ दिया गया है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उम्मीद है कि आप सभी को ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है समझ में आ रहा होगा और 2020 में किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था उसे भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और कमेंट्स ज़रूर करिए क्योंकि बार बार मैं आपको कमेंट्स करने के लिए ही कहता हूँ। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो आप पहले ध्यान में रखिए कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1955 ईस्वी में। अब उसमें सुझाव कौन कौन से दिए गए थे उन सुझावों को हमें देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए।
अब पूछा जा रहा था कि राजभाषा आयोग 1955 में क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो भी सुझाव में था, दूसरा था, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है, और चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से ए, बी और डी जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। ठीक है, यही सही है, और दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। जगदीश चंद्र माथुर, अभी आपने ऊपर देखा कि उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में उन्होंने कथन कहा था, अब खुद उनके नाटकों से संबंधित यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। मुख्य स्वर क्या है? प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुँचाना, मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन करना। ठीक है, तो इसमें मुख्य स्वर कौन से हैं? नीचे विकल्प भी दिया है कि इसमें से कौन सही है। थोड़ा सा ये जो पेपर बनाने का आइडिया अपनाया गया है वो क्या है, यूपीएससी के पैटर्न पर यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको बताने में। पहले जैसे था कि तुरंत ऑप्शन पढ़ते थे और आगे बढ़ जाते थे, अब ऐसा नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर के जो भी नाटकों के मुख्य स्वर हैं उसमें क्या है, पहला जो है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, और दूसरा है रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुँचाना। तो इसका जो सही जवाब है ए और सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन दिया गया है, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये बात सही उन्होंने कहा था। अगला पॉइंट है, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी सही है। इनमें उक्ति व्यक्तिचित्र का नितांत अभाव है, ये क्या है? गलत है। इनकी पहलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये क्या है? सही है। तो इस तरीके से ए, बी और डी ऑप्शन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो सही जवाब है आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कि अगले परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये किसके बारे में बात कही जा रही है? तो अमीर खुसरो के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन ए और डी को भी ध्यान में रखिए। जबकि जो सी को मैंने यहाँ पर गलत बताया था, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इनमें उक्ति वैचित्र था, उसका अभाव नहीं है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल पर। तो मैंने वीडियो भी विस्तार से बनाया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं, क्रिकेट की शैली में कहें, पहले जब आंखों देखा हाल सुनाया जाता था तो उसमें बोलता था, जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। तो मैं भी यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि के इतिहास ग्रंथों पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ वीडियो लेक्चर बनाए हैं, तो उनको आप जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, संयोग से रामस्वरूप चतुर्वेदी का जैसे मैंने नाम लिया, प्रश्न भी उनसे संबंधित आ गया कि पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन दिया गया, जो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, ये सही है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, ये भी सही है। परंपराओं का यथा तथ्य अनुपालन, गलत है। मनुष्य के संपूर्ण तथ्य संश्लिष्ट रूप की खोज, ये भी क्या है? गलत है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ए और बी। और आप जानते हैं कि दो संस्कृतियों की टकराहट की बात किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। जब मैं नवजागरण पर वीडियो बनाया था तो जरूर आप उसको सुने होंगे। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। ऑप्शन दिया गया है, मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। सही जवाब है इसमें ठुमरी है, आदिम रात्रि की महक, यानी कि बी और डी। बी और डी ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रश्न बनने लगे यूपीएससी पैटर्न पे थोड़ा थोड़ा। अगला प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। यशपाल की जो पर्दा नाम की कहानी है उसके पात्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है, हरगोबिंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीरबख्श, शेख जुम्मन। तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। सही जवाब है बब्बर अली खां हैं और चौधरी पीरबख्श हैं। छत्तीसगढ़ के जो बच्चे बीए में पढ़ाई कर रहे थे उसमें मैंने पर्दा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वो उम्मीद है कि याद रखे होंगे। और जहाँ भी पर्दा नाम की कहानी लगी होगी पाठ्यक्रमों में, लोग वहाँ के उसके पात्रों को ध्यान में रखे होंगे। तो इसका जो सही जवाब है बब्बर अली खां तो है और चौधरी पीरबख्श है, यानी कि बी और सी। तो सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया है, साइंस एंड पोइट्री, द सेक्रेड वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड, यानी कि बी और डी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये सब टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। अगला जो प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम है। ऑप्शन दिया गया, व्यक्ति विवेक, दश कुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक, यानी कि सी और डी। सही जवाब है 4। और बाकी व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट, दश कुमार चरित, दंडी के ग्रंथ हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। ऑप्शन बी, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है।
सी मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। डी इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। तो सही इसमें कथन है ए और बी। इसका जवाब जो होगा पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? ऑप्शन दिया गया है उद्धव शतक, सुदामाचरित, भ्रमरदूत, रास पंचाध्यायी। ठीक है, तो उद्धव शतक तो आधुनिक काल की है और भ्रमरदूत ये क्या है, ये भी आधुनिक काल की है। और बाकी जो दो रचनाएं हैं सब भक्ति काल से संबंधित हैं। तो इसमें जो सही जवाब होना चाहिए ए और सी, यानी कि पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया गया है श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। तो जानते हैं इतिवृत्तात्मकता सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, और दूसरी जो विशेषता है वो है प्रबंधात्मकता, यानी कि सही जवाब होगा बी और डी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? छायावाद की कौन सी रचनाएं नहीं है? ऑप्शन दिया गया है झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। तो झरना है ठीक, और रश्मि है। बाकी पथिक और मिलन क्या है, द्विवेदी युगीन कविताएं हैं। तो सही जवाब होगा ए और डी। ए और डी इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नहीं पूछा है। तो झरना और रश्मि तो हैं, तो सही जवाब होगा बी और सी। ठीक, ऑप्शन बी और सी। देखिए मैंने ऑप्शन यहाँ पर सही अपने जाने में नहीं को दिमाग में से निकाल दिया था। इस तरीके से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो इसको आप लोग भी ध्यान में रखिए। लेकिन वो विकल्प नहीं मिल रहा था, ए और डी आप देखिए विकल्प में कहीं नहीं है, तो फिर से मुझे पढ़ना पड़ा और मैंने इसको सही करने की कोशिश की, पथिक और मिलन। ठीक है, इसी तरीके से परीक्षाओं में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कई बार जल्दीबाजी में प्रश्नों का उत्तर गलत भी हो जाता है, इसी चीज़ को सुधारना भी है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। अबारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा सच। और नीचे जो विकल्प दिया गया है उसको सही चुनना है। तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष किन रचनाओं में है? तमस और झूठा सच। तो सही जवाब होगा सी और डी, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन में दिया गया कनक, रिचर्ड, लीजा, सेल्मा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है रिचर्ड और लीजा, बी और सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन दिया गया है महाभोज, आपका बंटी, शैलूस, वसंती। और नीचे एक और विकल्प दिया है जिसको कि मैंने बताया कि यूपीएससी के पैटर्न पर सवाल पूछा गया है, अब यूजीसी एनटीए नेट में भी। तो ऊपर कुछ रचनाओं का नाम दिया जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है कि सही उत्तर मिलाइए इसमें। तो आप जानते हैं कि मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज है और आपका बंटी भी है, और बाकी जो दो नीचे उपन्यास दिए गए हैं शैलूस और वसंती, ये सब मन्नू भंडारी के नहीं हैं। सही जवाब होगा आपका ए और बी, ए और बी, यानी कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ठीक है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह। ऑप्शन दिया गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, खाली घर, वसंत का एक दिन, निष्कासन। तो कहानी संग्रह धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दूधनाथ सिंह का है और निष्कासन है, यानी कि ए और डी। सही ऑप्शन है 4, यहाँ पर ए और डी दिया गया है, यही दोनों उनके कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रजा ही रहने दो, बिना दीवारों का घर, उत्तर उर्वशी, नेपथ्य राग। तो जो सही जवाब होगा बिना दीवारों का घर और उत्तर उर्वशी, यानी कि बी और सी, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, तो चाणक्य की के जो कथन हैं उनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चौथा ऑप्शन है एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के कौन कौन से कथन हैं इस विकल्प में, उसे हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें विकल्प हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा कि समझदारी आने पर यौवन क्या है, चला जाता है। ठीक, ये तो है ही इसका जो सही जवाब होगा आपका बी और सी। ठीक, बी और सी, यानी कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तो ये सही जवाब होगा बी और सी। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो इसको हमें बताना है।
विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अस्मिता के लिए, किस किस को नमन करूं, अंगद की नियति, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो इसमें से कौन उनका निबंध नहीं है? तो इसका जो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत पूछ लिया गया है, ठीक है। इसमें से कोई भी आंसर सटीक नहीं बैठ रहा है। इसको हम इनबॉक्स में आपको एक सही इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यूजीसी ने पूछ लिया है, एनटीए नेट ने ऑप्शन उसमें से ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, इसका आंसर उसने हटा दिया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अब देखिए लड़खड़ा रहा है धीरे धीरे यूजीसी एनटीए, निम्नलिखित को लिख दिया, निम्नलिखित में दलित आत्मकथाएं नहीं है। खैर इसको हम निम्नलिखित ही पढ़ रहे हैं, आत्मकथाएं कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी, बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो आप जानते हैं कि तिरस्कृत भी है, मेरी पत्नी और भेड़िया भी है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, यानी कि ए और सी जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसको हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, ठीक, और पूछा गया है नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना। तो डी ऑप्शन तो एकदम से गलत है, तो जहाँ जहाँ डी होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि ए और सी जिसका होगा उसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि इनमें से, यानी कि निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है। ऑप्शन दिया गया है श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामांग। तो अब जानते हैं कि दंतुल और अनुस्वार ये आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बी और सी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो रचनाएं हैं मतलब कि साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना, यानी कि बी और सी सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये नया प्रश्न यहाँ पर आ गया कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं। ऑप्शन दिया गया है ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी। तो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य रंग शैलियाँ हैं, यानी कि नाटक से संबंधित ये प्रश्न लिया गया है, नाचा और पंडवानी। सही जवाब है सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। दूसरी तरफ दिया है भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी और मालवी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी सुमेलित जैसे प्रश्न आए तो जो आपको सबसे पहले आता है उसको मिलाना है। जैसे मैंने मिला दिया राजस्थानी को मालवी से, यानी कि ए का चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए देख रहे हैं आप ऑप्शन 1 में ही ये विकल्प आपको मिल गया, यानी कि पश्चिमी हिंदी का किससे हो जाएगा, कन्नौजी से, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी से, और बिहारी हिंदी का हो गया भोजपुरी से, ठीक। इसी तरीके से अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम है। घनानंद बोधा, सूदन पद्माकर, और दूसरी तरफ है जगत विनोद, विरह लीला, विरह वारिस, सुजान चरित। तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो जैसे मुझे आ रहा है कि पद्माकर की जो रचना है वो जगत विनोद है, यानी कि डी का 1 सही होना चाहिए। तो हमने विकल्प में देख लिया यहाँ पर डी का 1 यहाँ पर सही हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब देख लेते हैं, ए का इसमें दिया है 2, मतलब कि घनानंद की जो रचना है विरह लीला, बोधा की रचना जो है वो है विरह वारिस, और सूदन की रचना है सुजान चरित। तो इस तरीके से आपके कई इसमें प्रश्न तैयार हो गए और उनके उत्तर भी तैयार हो गए। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और उसको भी सुमेलित करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नाटकों का नाम दिया है, दूसरी तरफ लेखकों का नाम दिया है। नाटकों में है विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देव माया प्रपंच, और रचनाकारों में नाम है सेठ गोविंद दास, देव केशव, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो जैसे विज्ञान गीता का नाम आएगा आप तुरंत केशव दास लगाएंगे। तो हम देखते हैं ए का 3, तो ए का 3 2 जगह दिखा रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा और हमें प्रयास करना है। ज्योत्सना मतलब सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि बी का आई वी दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नवरस जो रचना है वो है सेठ गोविंद दास की, और देव माया प्रपंच रचना है देव की। तो इस तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है, ठीक।
सूची 1 में दी गई पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पत्रिकाओं का जो नाम दिया गया है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर्श। तो कवि वचन सुधा यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदादर्श श्रीनिवास दास। यानी कि एक का सही होना चाहिए आपका 3। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है एक का दो ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बी का सही होना चाहिए IV, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वो 100% सही हो रहा है। बाकी का मैंने बता ही दिया सुमेलित करके कि कौन कौन सा आंसर होगा। अगला प्रश्न भी उसी तरीके से मिलता जुलता है, सुमेलित ही करना है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आचार्यों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ सुमेलित करना है। तो मम्मट का जो समय है वो है 11वीं सदी, भामा का समय है 6ठी शताब्दी, शंकुक का समय है 9वीं सदी के आरंभ में और विश्वनाथ का समय है 14वीं सदी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डी का 1, तो डी का 1 आप देख रहे हैं कि दो जगह दिखा रहा है, तो इसलिए और देखते हैं ए का हम 3 देखते हैं। तो ए का 3 यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप सबको टाइम लग रहा होगा, लेकिन अगर परीक्षा को पास करना है और नए पैटर्न को जानना है तो थोड़ा सा धैर्य रखकर वीडियोज़ को पूरा देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ उपन्यासों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ण विषयों का नाम दिया गया है। यानी कि दिया गया है ए ऑप्शन में उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। मैं उपन्यासों को पढ़ देता हूँ पहले। प्रति परिकथा, मैयादास की माड़ी, नाचियो बहुत गोपाल, समय सरगम, ये उपन्यास दिए गए हैं। अब वर्ण विषयों को पढ़ता हूँ। उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। तो इसके बारे में हमें बताना है कि इसका जो वर्ण विषय किसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कि ए का जो विषय वस्तु मिल रहा है वो मिल रहा है आपका समय सरगम से, यानी कि उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। ठीक है, और जो बी का है वो है 3, मतलब दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, नाचियो बहुत गोपाल में। और जो सी का है वो 2 होगा, यानी कि मैयादास की माड़ी, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण इसमें किया गया है। और जो प्रति परिकथा है उसमें पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको भी मिलाना है। एक तरफ कहानियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनका विषय वस्तु दिया गया है कि क्या है उन कहानियों में। वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता। और दूसरी तरफ है नगरीय जीवन की त्रासदी, नारी स्वातंत्र्य, आंचलिक तत्व, पारिवारिक उत्प्रेक्षा और अप्रासंगिकता। ठीक, तो तीसरी कसम आंचलिक तत्व है, तो बी का 3 होना चाहिए। देखिए बी का 3 दो ऑप्शन में दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, वापसी जिसमें कि पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता है, यानी कि ए का IV। तो ए का IV एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो 4 होगा। फिर भी हम वर्ण विषयों को देख लेते हैं। माया दर्पण में क्या है, ये नारी स्वातंत्र की बात कही गई है, और परमात्मा का कुत्ता में नगरीय जीवन की त्रासदी। अगला जो प्रश्न है उसको भी हमें मिलाना है। एक तरफ कृतियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लेखिकाओं का नाम है। कृतियों का नाम है अलमा कबूतरी, छिन्नमस्ता, सूखते चिनार, पारिजात। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अलमा कबूतरी के लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, छिन्नमस्ता। तो हम एक बार देख लेते हैं ए का 1। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में ही केवल दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान, ठीक, और सूखते चिनार मधु काकरिया, और पारिजात जो है नासिरा शर्मा। तो इस तरीके से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कुछ पात्रों का नाम दे दिया गया है और उनको जोड़ना है, बल्कि ये अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। तो अब तक आपने याद करते हुए आए थे कि अंधा युग का जो प्रकाशन है 1954 में हुआ, 5 अंकों में बटा हुआ है और प्रमुख पात्रों के। लेकिन देखिए कैसे प्रश्न का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, एक तरफ अंधा युग के पात्रों का नाम दिया गया है, ऊपर दूसरी तरफ उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है। युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय, विदुर इनका नाम है, और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। तो युयुत्सु किस चीज़ का प्रतीक है, या अश्वत्थामा? देखिए अश्वत्थामा क्या है, युयुत्सु जो है वो सत्याग्रही है, सत्य के साथ रहता है। आप जानते हैं कि वो पांडवों की तरफ से लड़ाई करने चला गया था। अश्वत्थामा जो है क्या है, संशयग्रस्त है। संजय क्या है, कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। विदुर क्या है, पार्श्विक प्रतिहिंसक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ कृतियों का नाम दिया है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष। कृतियों में है लोकायतन, आंसू, भारती, चित्ररेखा।
तो आप जानते हैं कि लोकायतन का प्रकाशन 1964 में हुआ था, यानी कि ए का दो आप देख रहे हैं दो जगह दिया है, तो इसलिए और आगे बढ़ते हैं। आंसू 1925 में, मतलब बी का 3। तो सही जवाब ऑप्शन 1 में चल रहा है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, यानी कि भारत भारती 1912 में, चित्ररेखा 1935 में। तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इन निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषाओं को दिया गया और विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। शौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पहली प्राकृत, फिर शौरसेनी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी, यानी कि बी, ए, डी और सी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। रघुवीर सहाय की कविताओं का प्रकाशन वर्ष तो दिया गया है, लोग भूल गए हैं, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1982 ईस्वी में। आत्महत्या के विरुद्ध, इसका प्रकाशन हुआ था 1967 में। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसका था 1989 में। और हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 में। तो सबसे पहले आना चाहिए आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक, यानी कि बी सबसे पहले आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे ऑप्शंस में सबसे पहले बी आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। फिर आना चाहिए हंसो जल्दी हंसो, डी। फिर आना चाहिए लोग भूल गए हैं, ए और सी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो 3 होगा, मतलब विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम, दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी, 11 वर्ष का समय 1903 में, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, प्लेग की चुड़ैल 1902 में। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आना चाहिए, पहले सी आना चाहिए, फिर डी, फिर बी, फिर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है, ठीक है, सही अनुक्रम है। तो परिमल का जो प्रकाशन हुआ था सन 1930 ईस्वी में, लहर 1933 ईस्वी में, ग्राम्या 1940 ईस्वी में और दीपशिखा 1942 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम होगा। रोला बार्थ, द सस्यूर, टेलर कालरिज, आई ए रिचर्ड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले जन्म हुआ था कालरिज का पहले नंबर पे, सस्यूर दूसरे नंबर पे, रिचर्ड्स तीसरे नंबर पे और बार्थ चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से होना चाहिए सी बी डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से उपन्यासों का नाम दिया है, उसको हमें बताना है। वामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी को विकल्प में सही चुनना है। देखिए पहले जब सवाल पूछता था तो इन्हीं रचनाओं को एक लाइन में लिख देता था, फिर उन्हीं को घुमा फिरा कर लिखता था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर किया है पूछने के पैटर्न में, ठीक है। तो वामा शिक्षक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। फिर निस्सहाय हिंदू 1890 में, भाग्यवती 1877 में, देवरानी जेठानी 1870 में, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आना चाहिए डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, डी, ए, सी, बी। तो हम देखते हैं कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। अभी तक आपने याद किया होगा कि 5 अंक हैं, लेकिन उन अंकों का सही अनुक्रम पूछ लिया है। यहाँ पर एक तरीके से नए दृष्टिकोण से सवाल आ रहे हैं। तो सही अनुक्रम क्या है? गौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का श्राप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो सबसे पहले आता है इसमें गौरव नगरी 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे है पशु का उदय, तीसरे नंबर पे है अर्धसत्य, चौथे नंबर पे गांधारी का श्राप और 5वें नंबर पे है एक विजय क्रमिक आत्महत्या। तो सही होना चाहिए ए सी, फिर आना चाहिए बी, फिर डी, फिर ई। तो इस तरीके से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कुछ रचनाकारों का नाम दिया है और उनके जन्म क्रम के अनुसार बताना है, और सही जो उत्तर है क्रम के अनुसार उसी को हमें सही बताना है। तो एक तरफ दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। अब इसमें बताना है कि जन्म के अनुसार कौन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक, फिर नंदुलारे वाजपेयी, यानी कि ए डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। फिर रामविलास शर्मा और अंत में है नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह की
नामवर सिंह की कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये 4 रचनाओं का नाम दिया है। तो इसको सही अनुक्रम में हमें बताना है और नीचे विकल्प दिया हुआ है ABCD ऐसे करके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अपभ्रंश का योग उन्होंने लिखा था सन 1952 ईस्वी में, कविता के नए प्रतिमान को 1968 में लिखा था, छायावाद 1955 में और दूसरी परंपरा की खोज 1982 में। तो पहले आना चाहिए अपभ्रंश का योग, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, फिर छायावाद AC, हम देखते हैं AC यहाँ पर आ रहा है AC, और BD यानी कि कविता के नए प्रतिमान। तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो कहानियों का नाम दिया है वांगचू, राजा निर्वंशिया, एक और जिंदगी, यही सच है। ठीक है, तो राजा निर्वंशिया पहले पे आएगा, फिर इसके बाद आएगा एक और ज़िंदगी दूसरे नंबर पे, B और C। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, B C, फिर यही सच तीसरे नंबर पे, सबसे आखिरी में है वांगचू। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कथन और तर्क दिए गए हैं, उनको हमें बताना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन 2, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित होने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। लिखा गया कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। तो इन्हीं में से हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कि कथन 1 तो सत्य है लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। कथन 2, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। उपयुक्त कथनों में कौन सा विकल्प सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 सत्य है किंतु 2 गलत है, 1 असत्य है किंतु 2 सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा कि 1 और दोनों इसमें कथन क्या है, गलत हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। ये दोनों कथन क्या है, सही हैं। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका कि क्या है, दोनों कथन इसके गलत हैं। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, आप तुरंत इसको खारिज कर देंगे, और जो रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी, ये भी क्या है, गलत है। अगला जो प्रश्न है, काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो इसमें जो पहला है सेंटेंस वो गलत है, दूसरा क्या है, सही है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने UGC NTA NET सन 2020 के परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों को हल किया था, और उम्मीद है कि आप सभी को 2020 में आए हुए प्रश्नों की जानकारी हो गई होगी। और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। इसमें 2 पैराग्राफ से संबंधित भी प्रश्न दिए गए थे, तो अब समय ज़्यादा हो गया इसलिए मैं उन पैराग्राफों को एक अलग वीडियोज में बताऊँगा आप सभी को। तो